गुड मॉर्निंग, नमस्कार आप सभी को। आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं साइक्लोन की उत्पत्ति कैसे होती है, साइक्लोन है क्या, दुनिया के खतरनाक साइक्लोन कौन कौन है और साइक्लोन का नामकरण कैसे होता है। जैसे कि हाल ही में आप सुने ताउते और यास। यास तो काफ़ी तबाही मचा दिया, जिसका सामना एट प्रेजेंट हम लोग भी किए। तो मई 2021 में भारत को दो दो साइक्लोन का सामना करना पड़ा। भारत के पश्चिमी तट पर अरब सागर है, जबकि पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी है। पश्चिमी तट पर जस्ट 15 मई के आसपास में एक साइक्लोन की उत्पत्ति हुई, जिसका नाम रखा गया ताउते और इसका नामकरण किया गया म्यांमार के द्वारा। भारत के पूर्वी तट पर की बात करेंगे, बंगाल की खाड़ी में, तो यहाँ एक साइक्लोन की उत्पत्ति हुई जिसका नाम रखा गया यास और इसका नामकरण किया ओमान ने। तो इसका नामकरण कैसे होता है? तूफान भारत में और इसका नामकरण कोई और देश कर रहा है, तो इसके बारे में हमें समझना है। साइक्लोन की उत्पत्ति के बारे में हमें समझना है। दुनिया के टॉप साइक्लोन के बारे में हमें समझना है। क्या दुनिया में कहीं भी साइक्लोन आता है तो उसका नाम साइक्लोन ही होता है क्या, या और कुछ नाम होता है? एक एक पॉइंट को इस वीडियो में समझेंगे, तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। तो आइए देखते हैं। गर्मी के दिनों में होता क्या है, समुद्र का टेम्परेचर अगर 27 डिग्री प्लस हो गया, 28, 29, 30, 31, 32, 35, इस तरह से अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो उस एरिया का जो एयर है वो धीरे धीरे ऊपर उठने लगता है। टेम्परेचर बढ़ने से एयर ऊपर जाने लगेगा, ठीक है। ऊपर जाने के बाद होता क्या है कि इस समुद्र वाले जो एरिया है वहाँ का जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा, क्योंकि जो ही टेम्परेचर बढ़ा, एयर ऊपर उठा, तो फिर प्रेशर तो घट ही जाएगा। प्रेशर घटने से होता क्या है कि आसपास का प्रेशर तो ज़्यादा रहता है और इस एरिया का प्रेशर कम हो गया। अब प्रेशर कम होने की वजह से आसपास से यहाँ पर हवा का मूवमेंट तेजी में होने लगता है इसको भरने के लिए। और टेम्परेचर अधिक होने से जो यहाँ से एयर ऊपर उठ करके गया, तो वो ऊपर ऐसे नहीं उठता है, वो यहाँ का पानी लेकर भी ऊपर उठता है, वाष्पीकृत होकर के ऊपर उठता है, उसमें वाष्पन होता है। और आपको पता है कि पृथ्वी की सतह से 165 मीटर ऊपर जाने के बाद 1 डिग्री टेम्परेचर घटता है। उसके 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 और डिग्री टेम्परेचर घटता है। और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, ये ट्रोपोस्फेयर क्षोभमंडल में टेम्परेचर घटता जाता है। तो जो यहाँ जो वाष्पीकरण पानी का हुआ है, ये ऊपर जाकर के संघनन में कन्वर्ट हो जाता है, ऊपर जाके ठंडा होगा। ठंडा होने के बाद वो नीचे की ओर गिरेगा, और नीचे की ओर जब गिरता है ना, तो भारी संख्या में बारिश करती हो, काफ़ी बारिश करती है, तेज हवा। और ये साइक्लोन का जो मूवमेंट होता है वो राउंड करने लगता है, घूमने लगता है। और ये घूमते हुए ऊपर, मतलब एयर का मूवमेंट जो घूमने चक्रवात टाइप से बनाता है, इसलिए इसका नाम चक्रवात है। और ये एयर मूवमेंट करता है, और मूवमेंट करते हुए अपने अक्ष पे तो घूमता ही है, साथ ही साथ वो अपना जो जगह है उसको भी बदलते हुए उड़ता है ऊपर की ओर। और इस तरह से बारिश होने लगती है। आसपास का जो एरिया है वो काफ़ी प्रभावित हो जाता है, खास करके तटीय एरिया, जिस एरिया में ये चक्रवात की उत्पत्ति होती है, वहाँ के लोग की जो जीवन है, दिनचर्या है, काफ़ी अस्त व्यस्त हो जाता है। लोग बेघर हो जाते हैं, पुनर्वास का प्रॉब्लम हो जाता है, व्यवसाय पर उसका इफेक्ट पड़ता है, काफ़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो ये सब आपको देखने को मिलता है। हाल फिलहाल में हम लोग भी एक तूफान का सामना किए हैं। वैसे तो बिहार तटीय एरिया में आता नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत इसका इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो वायु के वेग को मापने वाले यंत्र को एनीमोमीटर कहा जाता है। वायु दाब को बैरोमीटर की सहायता से मापा जाता है। बैरोमीटर में पारा अगर अचानक गिरता है ना, तो इसका मतलब काफ़ी तूफान आने की संभावना है। और पारा जब नीचे गिर के और धीरे धीरे ऊपर उठने लगता है, इसका मतलब बारिश होने वाली है, ठीक है। और पारा ऐसे धीरे धीरे ऊपर उठता है, इसका मतलब मौसम साफ रहने की संभावना है। तो साइक्लोन दो तरह का होता है, एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात ट्रॉपिकल साइक्लोन, और एक होता है शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात, ये होता है टेम्परेट जोन, ठीक है, टेम्परेट साइक्लोन। ओके, अब ये देखना है कि ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या है और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या है। तो पृथ्वी को अगर हम दो पार्ट में बांटें, तो ये है आपका 0 डिग्री, ठीक है। 0 डिग्री इसे कहते हैं इक्वेटर विषुवत रेखा। 0 डिग्री से ऊपर की ओर देखेंगे तो ये आपका उत्तरी गोलार्ध, इसे बोलते हैं नदर्न हेमीस्फेयर। और 0 डिग्री से नीचे बोलते हैं इसे सदर्न हेमीस्फेयर, दक्षिणी गोलार्ध।
उसके बाद इसमें और भी कुछ रेखा है, जैसे कि ये साढ़े 23 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में, इसे कहते हैं कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये आपका उत्तरी गोलार्ध में ही साढ़े 66 डिग्री पर है आर्कटिक लाइन, ठीक है। और सेम इसी तरह से साढ़े 23 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में जाएंगे तो ये मिलेगा मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और उसी तरह से नीचे जाएंगे दक्षिणी गोलार्ध में साढ़े 66 डिग्री, तो ये है अंटार्कटिक लाइन या अंटार्कटिक सर्किल भी इसे कहते हैं। इसके बारे में डिटेल्स आप ग्लोब में पढ़ेंगे कि ये पश्चिम से और से पूरब की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा अक्षांश रेखा है, ऊपर से नीचे गई खींची गई जो रेखा है लॉन्गिट्यूड जो देशांतर रेखा, ये सब के बारे में ग्लोब में आप पढ़ते हैं। तो यहाँ पर मेनली समझना ये है कि चक्रवात के जो दो प्रकार है ये, तो कर्क रेखा साढ़े 23 डिग्री उत्तर से, मकर रेखा साढ़े 23 डिग्री दक्षिण के बीच वाले एरिया में जो साइक्लोन की उत्पत्ति होती है इसे कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है। और साइक्लोन हो जाता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात, इसे उष्णकटिबंधीय चक्रवात नाम दिया गया है। और उसके बाद साढ़े 23 डिग्री से 66 की बात करेंगे तो ये हो जाता है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और इस एरिया में जो तूफान की उत्पत्ति होती है इसे कहा जाता है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, टेम्परेट जोन, टेम्परेट साइक्लोन। फिर देखेंगे और यहाँ पर भी साढ़े 23 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से साढ़े 23 डिग्री साढ़े 66 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच की जो एरिया है इसे कहा जाता है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और इस एरिया में भी जो तूफान की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहा जाता है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, जिसे कहते हैं टेम्परेट साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन, ठीक है। तो चक्रवात के दो प्रकार आप समझ रहे हैं। कर्क रेखा से मकर रेखा वाले एरिया को क्या कहेंगे, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो जो हमारे यहाँ, चूंकि भारत इसी एरिया में आता है, कर्क रेखा वाले एरिया में आता है, इसलिए इसे कहा जाता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो अभी जो यास तूफान चक्रवात या इससे पहले ताउते तूफान देखा गया है, ये किस में आ जाएगा, उष्णकटिबंधीय चक्रवात में, ट्रॉपिकल साइक्लोन में आ जाएगा। क्लियर है। तो दो तरह का तूफान है, ये यहीं पर इस चीज़ को लिखा गया। आइए आगे समझते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में, ये आपका विषुवत रेखा है, इसके ऊपर उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध में एयर का जो मूवमेंट होता है वो कोरियोलिस बल जो कंसेप्ट दिया है उसके बेसिस पे ये एंटी क्लॉक में मूव करता है, ठीक है, एंटी क्लॉक में। और जो दक्षिणी गोलार्ध में एयर का मूवमेंट होता है वो क्लॉक वाइज में होता है। ये घड़ी की सुई की दिशा आप देख रहे हैं, ये क्लॉक वाइज में, ठीक है, ये क्लॉक वाइज में, क्लॉक वाइज में। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। तो जब तूफान जो साइक्लोन की उत्पत्ति होती है, जब ये मूव करता है ना, तो उत्तरी गोलार्ध में हमेशा ये एंटी क्लॉकवाइज में, और इसके जो बीच वाला जगह होता है ये काफ़ी शांत होता है, जिसे आँख कहा जाता है, ठीक है। बीच वाले जगह को आँख कहता है। ये जगह स्थिर होता है, उसके चारों ओर बहुत तेजी में हवा का मूवमेंट होता है। तो जो भी उत्तरी गोलार्ध में साइक्लोन की उत्पत्ति होगी उसका जो मूवमेंट होगा वो एंटी क्लॉक होगा, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। और जो भी दक्षिणी गोलार्ध में साइक्लोन की उत्पत्ति होगी उसका मूवमेंट होगा घड़ी की सुई की दिशा में। क्लियर है यहाँ तक। अब समझते हैं कि ये जो साइक्लोन है उत्तरी हिंद महासागर वाले एरिया में इसे साइक्लोन नाम दिया गया है। लेकिन अगर इस तरह का जो चक्रवाती तूफान आती है कहीं भी तो सब जगह इसका साइक्लोन नाम नहीं है। तो अब देखेंगे ये हमारा भारत है, तो इस एरिया में इसे साइक्लोन नाम दिया जाता है। ये एरिया में अगर कहीं तूफान की उत्पत्ति होती है तो ये आपका उत्तर अमेरिका है। उत्तर अमेरिका में इसका नाम है हैरिकेन्स, ठीक है, और काफ़ी तबाही मचाती है हैरिकेन्स। जापान में इसका नाम है टाइफून, जापान में टाइफून इसका नाम दिया जाता है। तो अलग अलग जगहों पे इसका अलग अलग नाम हो जाता है, ज़रूरी नहीं है कि सभी जगह इसका नाम क्या हो, साइक्लोन ही हो। आगे बढ़ते देखते हैं एक चक्रवात ताउते, जो कि 15 मई के आसपास इसका सामना भारत के पश्चिमी तट पर इसका किया, गुजरात किया, महाराष्ट्र किया, गोवा किया, काफ़ी इफेक्ट पहुंचाया। ये ताउते तूफान की उत्पत्ति हुई अरब सागर में। ये आपका अरब सागर है, अरब सागर, और यह है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, ठीक है।
अगर 100 तूफान इस एरिया में 100 चक्रवाती तूफान की उत्पत्ति होती है तो उसमें 20 तूफान ही अरब सागर में देखा गया 20% और 80% तूफान देखा गया है बंगाल की खाड़ी में। ये रहा। और इसमें ये समझना है कि इससे पहले जो नैसर्ग तूफान आया, नैसर्ग पिछले साल, तो नैसर्ग भी इफेक्ट पहुंचाया भारत के पश्चिमी छोर पर, ठीक है। ताउते तूफान भी इफेक्ट पहुंचाया भारत के पश्चिमी छोर, मतलब भारत को ही पहुंचाया। मैक्सिमम तूफान ऐसा देखा गया है कि वो पश्चिम की ओर इसका मूवमेंट हो जाता है। और पश्चिम में बात करेंगे, अरब सागर के पश्चिम में इधर अरब है, ओमान है, ये सब एरिया को इफेक्ट पहुंचा रहा था। लेकिन 2-4 साल से ऐसा देखने को मिला कि जो अरब सागर में तूफान की उत्पत्ति होती है वो हमें इफेक्ट पहुंचा दे रहा है, भारत को। तो साइंटिस्ट का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण इस तरह से हो रहा है कि हमें वो प्रभावित ज़्यादा करता है, इस एरिया में नहीं जा करके भारत की ओर आ जाता है। ताउते के बारे में अगर बात करेंगे तो उत्पत्ति अरब सागर में, स्पीड देखा गया 140 से 175 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका जो नामकरण किया वो म्यांमार किया, ठीक है। म्यांमार जिसका पुराना नाम बर्मा है, और बर्मा का ही शब्द बर्मी है, और बर्मी से ही ताउते की उत्पत्ति हुई है। ये ताउते एक जाइको छिपकली है, ये देख सकते हैं छिपकली, यही छिपकली है। इस तरह का छिपकली इंडिया में नहीं पाया जाता है, ठीक है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब भारत में ये तूफान आया तो इसका नाम म्यांमार क्यों रखा। इसका आंसर भी कुछ ही देर में आपको मिल जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यास तूफान की बात करते हैं। यास की उत्पत्ति होती है बंगाल की खाड़ी में, और अभी जस्ट 1-2 दिन पहले पूरे बिहार, पूरे झारखंड, उड़ीसा को प्रभावित किया। तटीय एरिया के जो लोग हैं वो काफ़ी इससे प्रभावित हुए, उनका जनजीवन बहुत अस्त व्यस्त हो गया, बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हुई। बिहार में देखा गया 7-8 लोगों की मृत्यु हुई है। 24-24 घंटे तक यहाँ की भी बिजली चली गई। ये तो खैर छोटा प्रॉब्लम है, लेकिन आप कल्पना करिए कि जो उड़ीसा का एरिया है, पश्चिम बंगाल का एरिया है, वो कितने बड़े मतलब त्रासदी का सामना उन लोगों को करना पड़ा। हम लोग सुरक्षित जोन में है, बिहार ये सब में इसका इफेक्ट बहुत कम होता है, ज़्यादा इफेक्ट उसी एरिया में होता है। लेकिन इधर भी तो भारतीय रहते हैं, भारत के लोग रहते हैं, इधर के लोगों को दुख होता है तो पूरे भारतीय को दुख होता है, हमें भी कष्ट होता है। तो इसका इफेक्ट अगर हम यास की बात करेंगे तो यास साइक्लोन जो है ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग आते हैं उत्तरी गोलार्ध में, लगभग कर्क रेखा वाले एरिया में है। इसकी उत्पत्ति हुई है यास की, अरब सागर गलत है, बंगाल की खाड़ी से, ठीक है। बंगाल की खाड़ी से इसकी उत्पत्ति हुई है। रफ्तार 260 किलोमीटर प्रति घंटा देखा गया, काफ़ी तेज देखा गया। कई घर उजड़ गए, कई घर टूट गए। इसका नामकरण म्यांमार नहीं, इसका नामकरण ओमान ने किया, ठीक है, ओमान। और यास का अर्थ होता है निराशा। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन जो है, जिसका मुख्यालय आपका स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है, तो हिंद महासागर के उत्तरी हिंद महासागर एरिया के टोटल 8 देश 2004 में ये एक मत बनाते हैं कि इसका नामकरण किया जाएगा। हर तूफान को स्टडी करने के लिए नामकरण होना जरूरी है। 8 देशों के द्वारा ये संगठन बनाया गया, और इसके नामकरण के लिए विश्व मौसम विज्ञान को एक लिस्ट दिया गया कि किस तरह से इसका नामकरण होगा। 2018 में इसमें 5 देश और जुड़ जाते हैं, और अब मिलकर हो जाता है 13। ये देश आप देख सकते हैं, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका, मालदीव, ओमान, पाकिस्तान। 18 में 5 देश जुड़ने के बाद हो जाता है ईरान, कतर, सऊदी अरब, यमन, UAE। टोटल 13 देश। ये टोटल 13 देश हिंद महासागर के उत्तरी एरिया में जो भी साइक्लोन आता है, ये टोटल 13 जो देश है, यही देश नाम का डिसाइड करेगा और अल्फ़ाबेटिकल करेगा। इसमें जो देश का नाम, जो भी आप देख सकते हैं अल्फ़ाबेटिकल, मान लेते हैं कि बांग्लादेश B से स्टार्ट होता है, इंडिया I से, तो बांग्लादेश नाम रख लेगा। B के बाद जो नाम आएगा, जिस देश की बारी होगी वो उसका नाम रखेगा, ठीक है। इंडिया भी कई तूफान का नाम रखा, जैसे वायु, ये सब इंडिया नाम रखा। पाकिस्तान को भी कई बार मौका मिला रखने का। इस बार यास का जो नामकरण वो ओमान किया। ताउते का नामकरण इससे पहले म्यांमार किया। तो सब की बारी आती है। तो अब ये नाम कैसे रखा जाता है,
ऐसा नहीं होता है कि विश्व मौसम विज्ञान कॉल करता है वहाँ से मोदी जी को और बोलता है कि जल्दी से नाम बताइए, अब आपकी बारी है। ये नहीं होता है, ठीक है, कि तूफान आने वाली है, जल्दी से नाम बताइए, नाम रखना है, नहीं तो फिर किसी और देश का नंबर आ जाएगा। इस तरह से नहीं होता है। होता क्या, इसको समझते हैं। ये सब प्लान्ड होता है। पहले ही ये 13 देश 13 नाम का लिस्ट भेजता है, सब 13 जितना भी देश है 13 नामों का अपने हिसाब से ये लिस्ट भेजेगा। ऐसा नाम जिस पर किसी को कोई आपत्ति ना हो, कोई विवाद ना हो। आप देखेंगे टोटल 13 अगर आप लेते हैं तो होता है 13 देश है तो 169 नेम। ये विश्व मौसम विज्ञान संगठन के पास ये चीज है। और जिस देश का, जैसे कि बी से बांग्लादेश ये हो गया, तो फिर इसके बाद मान लो कि आई है या जो भी बीच में लेटर मिलेगा उसका नाम आ जाएगा, फिर उसके द्वारा सुझाए गए नाम से उसका नाम रख दिया जाता है। इससे जस्ट पहले ताउते रखा गया म्यांमार के द्वारा, उसके बाद रखा गया ओमान के द्वारा, ठीक है। भारत का भी नंबर आएगा, इससे पहले वायु ये सब भारत नाम दिया। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये समझ गए होंगे कि ये किस तरह से इसका नामकरण होता है। आइए आगे देखते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान संगठन है क्या? इसकी स्थापना 1875 में हुई, मुख्यालय कोलकाता, अभी वर्तमान में कहाँ है? नई दिल्ली में। और भारतीय मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के बारे में समझते हैं। स्थापना 23 मार्च 1950 को हुई, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसका मुख्यालय है। और विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को। इससे आगे बढ़ते हैं तो दुनिया के खतरनाक तूफान कौन कौन से हैं और उससे जो लोग मरे, तबाही हुई, उसके बारे में जानते हैं। तो ग्रेट भोला साइक्लोन देखा गया बांग्लादेश में 1970 में, लगभग 5 लाख लोगों की मृत्यु हो गई। टॉर्नेडो देखा गया बांग्लादेश में ही 1989 में, लगभग 1300 लोगों की मृत्यु हो गई। हेपोंग तूफान देखा गया वियतनाम में 1981 में, 3 लाख लोगों की मृत्यु हो गई। सुपर साइक्लोन नीना देखा गया चाइना में 1975 में और 1,71,000 लोगों की मृत्यु हो जाती है। कोरगा तूफान देखा गया आंध्र प्रदेश में, हमारे भारत में 1839 में, और इसमें 3 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। बहुत ज़्यादा विनाशकारी है। तटीय एरिया को ये ज़्यादा प्रभावित करता है। आंध्र प्रदेश देख सकते हैं, बंगाल की खाड़ी के तट पर है ये। कुछ तूफान के बारे में जानते हैं। 2005 में एक कैटरीना नाम से तूफान था और हैरिकेन यूएसए में देखा गया। 2008 में नरगिस देखा गया म्यांमार में। हेलन देखा गया ऑस्ट्रेलिया में। 2009 में कैटरीना हैरिकेन फिलीपींस में तूफान देखा गया। 2010 में लैला पूर्वी तटीय भारत में देखा गया। पूर्वी तटीय भारत मतलब ये बंगाल की खाड़ी वाला एरिया हो जाता है। 2011 थाने तमिलनाडु पुदुचेरी में देखा गया। 2013 फेलिन ओडिशा में देखा गया। 2015 हुदहुद भारत में देखा गया। 2016 रोआनु बंगाल की खाड़ी में देखा गया। वर्दा बंगाल की खाड़ी में देखा गया, ये भी तूफान का नाम है। 2017 में मोरा बंगाल की खाड़ी में देखा गया। 18 में तितली भारत में देखा गया। 2019 में फनी भारत बांग्लादेश दोनों पे देखा गया, ठीक है। वायु और बुलबुल अरब सागर में देखा गया। वायु भारत के द्वारा रखा गया नाम है और बुलबुल पाकिस्तान ने इसका नाम रखा था, ओके। 2020 के कुछ साइक्लोन देखेंगे तो हारसेन तूफान जापान में आया था। मैस्क तूफान जापान में, गोनी फिलीपींस में, वामको फिलीपींस में, निवार तमिलनाडु पादुचेरी में देखा गया। बुरेवी तमिलनाडु में देखा गया। डाइने मेडागास्कर में देखा गया। विसर्ग प्रभावित हुआ महाराष्ट्र गुजरात और पिछले साल 2020 में देखा गया। उत्पत्ति अरब सागर देख सकते हैं आप, ठीक है। और 90 से 118 किलोमीटर प्रति घंटा इसका रफ्तार। और अभी जो तूफान का हम लोग सामना किए मैक्सिमम 260 किलोमीटर गया था। अभी जो शुरू में हम आपको वीडियो दिखा रहे थे ये वीडियो यास तूफान का ही था। तो तूफान काफ़ी तबाही लाता है। तूफान आने से हम लोगों को अपने घरों में ही रहना चाहिए। ये देख लेना चाहिए कि हमारे घर का कंडीशन कैसा है, क्योंकि बहुत इफेक्ट पहुंचा था। वैसे बिहार वाले को ज़्यादा इसका दिक्कत नहीं है। तूफान में अगर बारिश हो रही है तो घरों से बाहर नहीं निकलना चाहिए, नहीं तो बिजली गिरने की संभावना बनी रहती है। और इस पर भी हम एक अलग से बताएंगे कि वज्रपात होता कैसे है और किस तरह से इससे बचने का उपाय क्या है और क्या इसका तरीका है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आज जो हम आपको बताए अच्छे से समझ पाए होंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।